हाय एवरीवन, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड 21 न्यूमेरिकल विथ थ्योरेटिकली क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले करवाया गया है। अब यूनिट 2 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इवनिंग 8 या 9 बजे तक अपलोड होगी। ये जितने सारे अभी बता रहा हूँ वो आपका रिवीजन के फॉर्म में फार्मूला यूनिट 1 का रिवीजन करवा देते हैं। इनको बारी बारी से देखिए और अपने नोटबुक पर इसे लिख लीजिए। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन चार्ज, कोई चार्ज है, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, उनका व्यंजक हमने आपको प्रूव करके दिया था। E = KQ/R²। अगर K की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इन फ्री स्पेस के लिए तो 1/4πε0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इनका यूनिट होता है न्यूटन/कूलम। पोटेंशियल ग्रेडियंट के आधार पर E = -dV/dx फार्मूला होता है और इसी आधार पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक यूनिट और लिख सकते हैं, वोल्ट/मीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऐसा यूनिट है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कितना होता है वन चार्ज के लिए, ड्यू टू वन सिंगल चार्ज KQ/R²। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इनका यूनिट क्या होता है? एक होता है न्यूटन/कूलम, एक होता है वोल्ट/मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट के आधार पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? -dV/dx या dr। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू फार्मूला सिंगल चार्ज के कारण होता है KQ/R। अगर आप K की वैल्यू इन फ्री स्पेस रखोगे तो 1/4πε0 पुट करेंगे। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, ये सभी स्केलर क्वांटिटी हैं। V = आप W/Q भी पढ़ चुके हो, क्योंकि आपको बताया गया था किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड लाने में जो वर्क डन होती है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इक्वल टू फार्मूला W/Q। तो मात्रा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा जूल/कूलम, जूल/कूलम, जिसे हम बड़े प्यार से वोल्ट बोलते हैं, क्योंकि वोल्टा ने पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी के टर्मिनल्स के अंतर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिसको EMF कहते हैं, उनके बारे में बताया था। तो वोल्टा के नामों को ही ऐसा ही यूनिट के रूप में विभव, विभवांतर, EMF के लिए उपयोग किया गया, जबकि इसका रियल ऐसा यूनिट होता है जूल/कूलम, जो फार्मूला के आधार पर आता है। तो आपको विभव, विभवांतर, EMF का मात्रक फार्मूला के आधार पर जूल/कूलम बोलना है और साइंटिस्ट के नाम पर इसे ही आप वोल्ट कह सकते हो। क्लियर है दोस्त? चलिए अब हम बात करते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल। जी दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन 2 मार्क्स वाले प्रश्न में भी आए थे। मैं फिर भाई आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, समान एवं विपरीत प्रवृत्ति के चार्ज को अगर बहुत ही कम दूरी पर आप सेपरेट करेंगे इन आइसोलेटेड सिस्टम,
किस सिस्टम में, विलगित निकाय में अगर पेयर करेंगे तब इसे आप कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल जब बनते हैं तो हमने आपको बताया था कि यहाँ सेंटर हो जाता है और इस सेंटर से प्लस की डिस्टेंस L होती है और इस सेंटर से माइनस की डिस्टेंस L होती है। कुल मिला के ये हुआ कि यहाँ से यहाँ की सेपरेशन 2L, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से आपको बता दें कि इनकी डायरेक्शन, डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जिसे सूचित करते हैं P वेक्टर से, और डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंटम इक्वल टू फार्मूला बताया गया था आपको, द मल्टीपल ऑफ Q and 2L, where Q is a one pole strength of dipole and 2L is a separation between both pole। तो हमारे बीच ये फार्मूला आया कि डायपोल मोमेंट इक्वल टू फार्मूला Q इंटू 2L। डायपोल मोमेंट को डायरेक्शन है इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट डीबाई ने बताया था, अतः हम इसे प्यार से कूलम इंटू मीटर को डीबाई भी कहते हैं, डीबाई भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ ली जाती कभी कभी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का प्रचलित मात्रक बताएं, तो प्रचलित मात्रक डीबाई है। 1 डीबाई इक्वल टू याद रखना आप सभी बच्चे को 3 इंटू 10⁻29 कूलम इंटू मीटर होता है। ये भी आपको केयर करना है। ऐसे तो आपको काफ़ी विस्तार में फाउंडेशन में बता ही गया है, आप कॉपी अगर अच्छे से पढ़े हो तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप क्विक रिवीजन में हो तो इसे ज़रूर देखें और रिवीजन करते जाएं। चलिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। अक्षीय स्थिति में या अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सियल अर्थात अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव का व्यंजक। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे इसे कैलकुलेट किया। और ध्यान रखें कि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन इस वर्ष 2021 में पूछे जाने की संभावना है, तो थोड़ा इसको केयर करिए। चलिए दोस्तों, हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए बिंदु पर माइनस क्यू चार्ज और बी बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज को आइसोलेटेड सिस्टम में पेयर किया है। ठीक है दोस्त, ऐसे यह हो गया माइनस क्यू और ये हो गया आपका प्लस क्यू। इनके बीच की कुल लंबाई आपको ज्ञात होगा कि अगर इसे ओरिजिन मानते हो तो यहाँ से यहाँ की लंबाई L होगी और यहाँ से यहाँ की लंबाई भी L होगी, अर्थात डायपोल की इफेक्टिव लेंथ 12 हो गया, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है। अब इनकी सेंटर से, जो यहाँ पे सेंटर हमने आपको बताया है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो ये सेंटर जो है, इस सेंटर से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक, इस डायपोल के सेंटर से R दूरी पर एक टेस्ट चार्ज की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और जहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखते हैं उस बिंदु का नाम आप P रख दीजिए। तो इस P बिंदु पर जो टेस्ट चार्ज रखे हैं, तो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता नहीं है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो टेस्ट चार्ज पर ये माइनस क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज को, बेचारा को इधर खींचने का काम करेगा, और ये प्लस चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स इधर लगाएंगे या फील्ड।
तो जो काफ़ी करीब होते हैं वो ज़्यादा लगाएंगे और जो काफ़ी दूर होते हैं वो कम फील्ड या फोर्स लगाएंगे टेस्ट चार्ज पे। अर्थात आप कह सकते हो कि बी बिंदु पर जो प्लस क्यू है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी पी पर बी का, और इधर होगा पी पर किसका, ए का फील्ड। यहाँ मैंने आपको क्लियर बताया है, यानी पी पर बी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और पी पर ए के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होगा, बी के कारण, और सबसे कमज़ोर कौन होगा, ए के कारण। क्यों, क्योंकि ये दूर है, टेस्ट चार्ज से ए वाला चार्ज जो माइनस क्यू है दूर है, अब बी वाला चार्ज नज़दीक है, इसलिए बी वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा टेस्ट चार्ज पे, और ए वाला जो हमारा चार्ज सोर्स चार्ज है उसके द्वारा टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड दुर्बल यानी कि वीक होगा। अब वेक्टर लॉ से ये 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री मतलब cos 180 का वैल्यू -1। तो आप अगर वेक्टर पढ़े हो तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपको पता होगा बड़ा वाला में से छोटा वाला वेक्टर को घटा दिया जाता है। तो उसी आधार पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर क्या होगा, तो ये ई बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन बी एंड ए, ये दोनों को हम बारी बारी से, तो इसे प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएंगे। और आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ की पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच की सेपरेशन क्या होगी, बी वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, बी वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो आर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ की सेपरेशन, इस केंद्र से यहाँ की सेपरेशन कितना होगा, तो आप कहेंगे कि पूरा सेपरेशन है कैपिटल आर और इतना सेपरेशन है स्मॉल एल, तो आर माइनस एल कर देंगे और इनका स्क्वायर। सिमिलरली ए के कारण टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर प्लस एल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा दूरी पे है तो ये उसमें ऐड हो जाएंगे। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनली रिजल्ट आ जाएंगे E इक्वल टू 2kp बाय आर क्यू। ये फॉर्मूला एक्सियल केस में आता है। तो आपको रिमेंबर करना है इसको कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल कितना होता है, 2kp या k2p वेक्टर बाय आर क्यू। क्या बोला मैंने, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2kp बाई आर क्यू। अब पोटेंशियल की बात करते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक निकल चुका है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी होने के नाते आप टेस्ट चार्ज पर लगने वाले पोटेंशियल ऐड कर लीजिए तो VA प्लस VB, और जब इसे जोड़ेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है कि सूत्र होता है KQ बाई R। बट अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए यहाँ A वाला माइनस चार्ज है तो माइनस से तो आपको लेना पड़ेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और B वाला प्लस Q है, इसीलिए आप प्लस KQ बाई
आर माइनस एल और ये आर प्लस एल। तब आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे आपका फाइनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पी बिंदु पर आ जाएंगे पी बाई के पी बाई आर स्क्वायर, और के का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट आएंगे पी बाय 4πε0 या 1/4πε0 इंटू पी बाय आर स्क्वायर। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक कितना होता है 2p बाय 4πε0 इंटू आर क्यू, या इसी को आप बोल सकते हो k 2p बाय आर क्यू। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू k 2p बाय आर क्यू या 2kp बाय आर क्यू, एंड पोटेंशियल की वैल्यू एक्सियल पोजीशन में ड्यू टू डायपोल कितना होता है के पी बाई आर स्क्वायर। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल की वैल्यू इक्वेटोरियल अर्थात विषुवतीय रेखा पर यानी निरक्षीय स्थिति में कितनी होती है। निरक्षीय स्थिति को tan B भी कहा जाता है और अक्षीय स्थिति को tan A भी कहा जाता है। और ये मैंने फाउंडेशन में आपको बड़ा ही विस्तार से सॉल्यूशन करके समझाया था कैसे, क्यों, कहाँ, क्या हो रहा है। तो आप सभी बच्चे को इसमें तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, बट आपको व्यंजक को एक बार दो बार देख के जाना है। सपोज हो कि एक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ ली जाए या व्यंजक फार्मूला के फॉर्म में पूछ ली जाए तो आप वहाँ अटेम्प्ट कर पाओगे, और ये सब कुछ आप समझ रहे होंगे क्लियर। इनका व्यंजक कितना निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पोजीशन में A इक्वल टू के पी बाई आर क्यू। कौन सा पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कितना निकलता है के पी बाय आर क्यू। ठीक है दोस्तों, और अगर पोटेंशियल की बात करोगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है 0। इक्वेटोरियल पोजीशन पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कितना आता है पोटेंशियल की वैल्यू 0। तो ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल निकाली जाए तो वो कितना निकलेगा 0 निकलेगा। आइए बात करते हैं टॉर्क ऑन डायपोल। डायपोल के कारण टॉर्क, डायपोल पर टॉर्क कितना होता है। तो आपको पता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी डायपोल को रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 होता है क्योंकि पॉजिटिव पर फोर्स इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में ये होता है प्लस क्यू ई, और इधर होता है माइनस क्यू ई। जब दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फोर्स कितना होता है 0। एंड टॉर्क का डिफिनेशन आपको पता होगा, फोर्स मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल किसी एक पोल का स्ट्रेंथ या किसी एक पोल पर लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड को जब डायपोल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीपल करोगे तो इसको कहेंगे आप टॉर्क। तो डायपोल के किसी एक पोल पर लगने वाला फोर्स क्या होगा क्यू ई, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, डायपोल की टोटल लंबाई 12 का कितना कंपोनेंट टूटेगा 2 गो, एक आधार में कॉस थीटा, लंब में साइन थीटा, और आपको लेना है लंबवत डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा। और 12 साइन थीटा को यहाँ पर पुट करेंगे तो इसमें से आपको दिख रहा होगा कि P बराबर 2L इंटू क्यू दिख रहा है। ठीक है, आप देखिए Q है 12 है, तो क्या आप इसके बदले P लिख सकते हैं। यस, यहाँ मैंने घेर के दिया है 2QL दिख रहा है जिसको हम P लिखते हैं।
तो क्या हो गया टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, और साइन थीटा को जैसे ही रिमूव करेंगे तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, अर्थात टॉर्क इक्वल टू क्या आया, इलेक्ट्रिक टॉर्क विद्युत आघूर्ण बराबर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप शॉर्टकट बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो रिजल्ट इलेक्ट्रिक टॉर्क, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब रही बात अगर ये चीज़ टॉर्क का हुआ तो यूनिट क्या होगा टॉर्क का, तो टॉर्क का यूनिट यहाँ जो फार्मूला है इस बात पर टॉर्क का यूनिट आ जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन इनटू सेपरेशन का यूनिट मीटर, अर्थात टॉर्क का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन इनटू मीटर। अब यहीं से हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन क्या होगा टॉर्क का, डायमेंशन, तो डायमेंशन होगा न्यूटन अर्थात एम एल टी माइनस टू मल्टीपल मीटर अर्थात एल, और गुना करेंगे तो हमारा फाइनल आ जाएगा टॉर्क का डायमेंशन एम एल टू टी टू द पावर माइनस टू। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क, सिंपल। अब आगे हैं कि कब मैक्सिमम हो जाएंगे टॉर्क, 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाएंगे टॉर्क। बात करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। अगर डायपोल रोटेट कर रही है तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इक्वल टू रोटेटिंग के लिए फॉर्मूला होता है द इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा। ऐसे हमने इसे विस्तार में आपको बता चुका हूँ, आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वेयर टॉर्क और डी थीटा, टॉर्क इक्वल टू फार्मूला अभी मैंने बताया था आपको पीई, टॉर्क इक्वल टू पीई, वेयर पीई इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा डी थीटा का, कहाँ से कहाँ तक, तो आप करेंगे इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक, और यहाँ कौन थीटा लग जाएगा, यहाँ साइन तो है ही, साइन थीटा तो है ही, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ये हमने आपको कराया था, उसे आप पुट करिए, कैलकुलेट करिए, तो आपका फाइनल रिजल्ट आएंगे वर्क डन इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 घटाओ कॉस थीटा 2, और इसे ही कैलकुलेट करने पर आपका आएगा, जब थीटा 1 का वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा आपको पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप कि सभी बच्चे को ये जो मैंने बताया था आप अपने नोटबुक उल्टाइए, उसमें विस्तार से हमने इसे बताया था। तो कितना आया W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 का 0 मान लिए, थीटा 2 को थीटा मान लिए, तो ये हुआ वर्क डन। अब एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी बराबर फार्मूला आपको पढ़ाए थे, एनर्जी बराबर नेगेटिव वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। तो नेगेटिव का मतलब हुआ कि इस फार्मूला को नेगेटिव फॉर्म में आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो जब आप इनको पुट करेंगे तो आपका एनर्जी ऑफ डायपोल आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। ये भी फार्मूला पूछ लिए जाते हैं। अगर स्टेट इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तब आपको u का वैल्यू माइनस पी होगा, क्योंकि वहाँ पर थीटा 0 ली जाती है इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो एनर्जी आती है माइनस पी। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो थीटा की वैल्यू लेना होता है 180 डिग्री, और u आता है आपका प्लस पी। पी इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमारे बीच आ रहा है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, आपको बताया गया है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्सेज इमर्जेंट
या पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। दैट इज फार्मूला आया था, आपको याद होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू फाई। आपको याद होगा ये। और हमारा फाइनल रिजल्ट आया था फाई इक्वल टू Q/ε0। हमने 2 मार्क्स में सिद्ध भी किया था आपको। बहुत ही शॉर्टकट, पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखिए, उसमें मैंने बताया है फाई इक्वल टू Q/ε0 कैसे हो गया गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय की हेल्प से आपको कुछ एप्लीकेशन करना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 एप्लीकेशन दिखाया है। अभी मैं तीनों एप्लीकेशन को डिस्कस करूँगा और ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। तो थोड़ा केयर करिए, अगर 5 मार्क्स में ये सब एप्लीकेशन ही पूछे जाते हैं तो यहाँ से फार्मूला आने की संभावना ज़्यादा रहती है। पहला एप्लीकेशन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज रड या वायर। एक आपके पास रड है, कंडक्टिंग रड, उनको आवेशित किया गया, लंबे रड को क्या किया गया, आवेशित किया गया। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। आवेशित लंबे छड़ या आवेशित लंबे तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इनको किसके प्रमेय से सिद्ध करना है, गाउस के प्रमेय, गाउस के लॉ से। तो अगर एक रड है तो उस पर 1 एक्सिस होंगे और इस पर चार्ज है, फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इसे आप कहेंगे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। और आप कल्पना करेंगे कि एक सिलिंड्रिकल गॉस सरफेस की कल्पना करना होगा। देखिए मैंने फाउंडेशन में आपको बताया था। अब ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की कल्पना करने के बाद इस सिलेंडर के मिड में जो ये एक्सिस दिख रहा है आपको, यहाँ से ये सेपरेशन स्मॉल r मान लीजिए त्रिज्या के फॉर्म में। तो इसके कितने क्रॉस सेक्शन ये सरफेस हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक पृष्ठ हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं एरिया आपको यहाँ पे 3 मिल रहा है। मैंने फिगर में दिखाया S1, S2 एंड S3। ठीक है दोस्त। तो लैम्डा इक्वल टू लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है Q/L, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। और गॉसियन लॉ में आपको बताया गया था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू E वेक्टर डॉट ds इक्वल टू Q/ε0। अब बारी बारी से तीनों सतह के लिए आप इसे पुट करिए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो चलिए हम बारी बारी से तीनों सरफेस के लिए, पहला सरफेस E इंटू ds, दूसरा E इंटू ds2 एंड थर्ड सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds3। D क्यों लगाया, क्योंकि सरफेस बहुत छोटा है। आप S3, S1, S2, S3 भी लिख सकते थे, बट D लगाने का यही रीज़न है कि ये एरिया बहुत छोटा है, ऐसा हमने एज्यूम किया है, बराबर Q/ε0। अब यहाँ पे 4 ds2 एंड ds3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। अब कहेंगे ये 90 डिग्री कैसे आ रहा है, तो आपको बताया था कि अगर फार्मूला आपको है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट da या ds, S मीन्स भी एरिया होता है, EMS में एरिया होता है, तो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, E da या ds cos थीटा दोस्त। तो ये थीटा की वैल्यू E और da के बीच के लिए जाती है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है S2 सरफेस एंड S3 सरफेस, इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री है। और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ऑब्वियसली यहाँ से फ्लक्स 0 हो जाएंगे और यहाँ से भी फ्लक्स 0 हो जाएंगे।
तो फ्लक्स पास किससे होंगे? S1 वाला से। क्यों? क्योंकि S1 पे थीटा का वैल्यू 0 है, क्योंकि S1 वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है कर्व सरफेस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर एरिया वेक्टर भी है, जैसा कि मैंने ये दिखाया है। ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये हो गया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अर्थात S1 सरफेस पर थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। तो काम के कौन सरफेस हो गए? कर्व सरफेस। बिना काम का कौन है? जिसका कोई काम नहीं है, यहाँ है S1 और S2, जिससे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा फॉर कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस के लिए हमारा E इंटू S1 को मैंने S मान लिया है, तो इसीलिए हो गया आपका E कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसीलिए कांस्टेंट है, और बाहर निकल गया ये हो गया आपका ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds का इंटीग्रेशन s होता है, ds का इंटीग्रेशन s तो होता नहीं है, इनके पीछे 1 है, उनका इंटीग्रेशन s होगा। तो s हुआ, तो s मतलब एरिया, एरिया किसका रखना है? तो आप कहेंगे कर्व सरफेस की, इस सिलेंडर की कर्व सरफेस। तो सिलेंडर का कर्व एरिया कितना होता है? तो आपको पता होगा कि वो होता है 2πrl। 2πrl यहाँ पर पुट करिए, और जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो फाइनली आ जाएगा E इक्वल टू Q बाई 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब Q इक्वल टू फार्मूला अभी तो आपको बताया गया था कि Q इक्वल टू फार्मूला होता है लैम्डा एल, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल। तो यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ L मल्टीपल हो जाएंगे, तो लैम्डा एल हो गया अपॉन 2πrl एप्सिलॉन नॉट। अब L से L कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका फाइनल क्या आएंगे? लैम्डा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होंगे? E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये व्यंजक हुआ एक आवेशित रड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन्हें गुना कर दो 2 से, नीचे भी ऊपर भी, तो कितना हो जाएगा? E इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 2 जा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r। और इसे आप लिख सकते हो 2, ये k की वैल्यू है तो k लैम्डा बाई r। तो कभी कभी ये भी पूछ ली जाती एग्जाम में, इसे भी केयर करना है। तो हमारा फाइनल चार्ज रड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आया 2k लैम्डा अपॉन r, और हम इसे लिख सकते हैं 2k लैम्डा कांस्टेंट है इसलिए 1 अपॉन r। और इसका सिंपल ग्राफ आपको फाउंडेशन में बताया गया था, ग्राफ क्या होगा? हाइपरबोलिक होगा, क्योंकि अगर इसे आप इन्फिनाइट करोगे तो ये 0 हो जाएंगे, और जब r को 0 करोगे तो ये इन्फिनाइट हो जाएंगे। इस आधार पे इनका हमारा ग्राफ आता था हाइपरबोलिक। चलो, तो ये चीज़ आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन 1 क्लियर हो गया होगा, गॉस लॉ का एप्लीकेशन 1। एप्लीकेशन 2 पे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लेन शीट। एक प्लेन शीट है और वो चार्ज है। तो प्लेन शीट का मतलब हुआ कि इसमें L भी है और B भी है।
इस आधार पर आप इसे पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे कहेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा। और सिग्मा इक्वल टू आप पहले से जानते हो क्यू अपॉन एरिया होता है। तो क्यू इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा टोटल, सिग्मा ए हो जाएगा। फ्रॉम गॉस लॉ की हेल्प से इसे भी सिद्ध किया जा सकता है। तो गॉस लॉ की हेल्प से फॉर नॉन कंडक्टिंग प्लेन चार्ज इज ऑन बोथ साइड, अगर आपका ये प्लेट है तो इस पर कितने साइड है, 2 साइड, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होंगे दोनों तरफ से, तो आपको 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए लिखना होगा, ये आपको याद रखना है। ऐसे फाउंडेशन में आपको ये क्लियर बताएगा कि 2 क्यों आ रहा है। अब आप क्या करिए, इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट टर्म आपका है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसे बाहर कर लेंगे। यहाँ 2 छूट गया, 2 लिख दीजिएगा, तो वो पीछे ले लेंगे। और ds के बदले में हमने एरिया यूज किया है, इससे कोई टेंशन नहीं लीजिए। ds का इंटीग्रेशन s होगा, बट a ले लिया हूँ। अब यहाँ से आप आसानी से क्या निकाल पाएंगे, e बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए ध्यान से, 2e a एरिया इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और यहाँ से हमें चाहिए e, तो e बराबर q बाई 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि q बराबर जो मैंने आपको बताया था वो चीज़ यहाँ पुट कर दीजिए, q इक्वल टू पुट करिए। तो q का वैल्यू कितना बताया था, q इक्वल टू सिग्मा a। तो जब यहाँ पे आप सिग्मा a पुट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका फाइनल रिजल्ट आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, e बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर। अर्थात एक चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कहीं पे आपको R नहीं दिख रहा होगा, अर्थात ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेपरेशन R पे डिपेंड करता ही नहीं है। जैसा कि मैंने इसे नोट्स में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सीट से किसी सेपरेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती है। अगर यहीं पे कंडक्टिंग सीट के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाए तो वो निकल के आएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्लीकेशन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर। एक खोखला गोला है और ये है चार्ज, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो मान लीजिए इसकी रेडियाई r है और इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस की क्या करिए, कल्पना कर लीजिए, और ये है आपका आवेशित। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ लागू होंगे, क्योंकि गोला है तो गोला में तो ऑब्वियसली 3D पीक हो गया, और ये कंडक्टिंग है तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या होगा, रो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू फॉर्मूला q अपॉन v होता है। पुनः आप गॉस लॉ का हेल्प लीजिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी ए, या सीधा डी ए लिखिए, क्योंकि आपको भी पता है वो 0 पाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो उसे बैक करिए, और ds का इंटीग्रेशन s हुआ, और ये गोला का क्षेत्रफल आप खुद जानते हो 4πr² रख दीजिए इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से आपको निकल के आ जाएंगे, E बराबर 4 एप्सिलॉन इंटू q बाय r² ऑन सरफेस पर। अगर आउटसाइड बात करेंगे बाहर की ओर, तो ये आ जाएंगे आउटसाइड पर। और जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा होगा जो JEE लेवल का है, बिहार बोर्ड में तो पूछे नहीं जाएंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें फाउंडेशन में तो बताया गया था, बट आपको करना क्या है, एक ये एप्लीकेशन और एक ये एप्लीकेशन, इन दोनों एप्लीकेशन को 1 बार 2 बार रिवीजन कर लेना है 5 मार्क के लिए। और ये वाला एप्लीकेशन जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो तो इसका टेंशन हाँ नहीं लीजिए, क्योंकि CBSE बोर्ड से
ये निगलेक्ट कर दिया गया, इसे हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। बट बिहार बोर्ड के बच्चे इसको भी एक बार 2 बार देख लीजिए। ऐसे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चनों की बात पूछी नहीं जाएगी, आपसे ये प्लेन शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ले सकती है, यानी तो एक रड को कहा जाएगा चार्ज किया गया तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर कर लिए होंगे। यूनिट 2 आपका है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, और आज ही आपको 9 बजे अपलोड होगा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से रिलेटेड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ओके, थैंक यू दोस्त। अब हम आपको 9 या 10 बजे अपलोड करेंगे यूनिट 2 कैपेसिटर कैपेसिटेंस से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को देखें और अपने नोटबुक पर हर एक चीज़ को लिखते जाएं।